से उसके आए बहार। हिंदी सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की याद में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने लिखी थी। गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फख्र होता है, मगर है मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। संगीतकार नौशाद की ये लाइनें आज भी आंखें नम कर देती हैं मोहम्मद रफी के चाहने वालों की। जैसे बजते हो घुंघरू। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। तुमसे नजर जब गई है मिल। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो शहंशाह तरन्नुम, आवाज का जादूगर, सुरों के बेताज बादशाह, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी पर आधारित है। गोरी के हाथ में। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफी ने आवाज की मिठास और उच्चतम सुरों पर सहजता से अपनी गायकी के कारण अपने दौर के गायकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। धीरे धीरे चल चांद गगन में। दोस्तों मोहम्मद रफी को सदी के श्रेष्ठ गायकों की श्रेणी में स्थान प्राप्त है। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो। दोस्तों मोहम्मद रफी को उनकी गायकी के लिए करोड़ों लोगों ने अपने दिलों में बसा रखा है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लेकिन दोस्तों वहीं करोड़ों ऐसे भी लोग हैं जो मोहम्मद रफी को उनकी सादगी, पवित्रता और देशभक्ति के जज्बातों के कारण सलाम करते हैं और उन्हें हमेशा अपने हृदय में रखते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। दोस्तों 31 जुलाई 1980 को गीत व संगीत की दुनिया का ये अजीम सितारा हमेशा हमेशा के लिए छिप गया, लेकिन आज भी वो सितारा अपने गानों के जरिए चाहने वालों के बीच हर पल मौजूद है दोस्तों, और हमेशा मौजूद रहेगा। आ मेरे हम झोली आ, खेले आंख मिचोली आ। दोस्तों हर दिल अजीज मोहम्मद रफी को भारत की स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ 1948 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा रजत पदक से सम्मानित किया गया था। वो जब याद आए। दोस्तों वर्ष 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बने थे मोहम्मद रफी। क्या हुआ तेरा वादा। और दोस्तों वर्ष 1967 में महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अरे समझो तो समझो, यूं समझो ये हमको करे इशारे। दोस्तों हिंदी फिल्म में 1945 में आई फिल्म गांव की गोरी से मोहम्मद रफी ने डेब्यू किया था। इस फिल्म में आज दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाना गाया था, जो बाद में हिंदी फिल्म के लिए मोहम्मद रफी का रिकॉर्ड किया हुआ पहला गाना बना। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है। दोस्तों वर्ष 1945 की फिल्म लैला मजनू में तेरा जलवा जिसने देखा गीत में मोहम्मद रफी स्क्रीन पर भी नजर आए थे। अगर होते मेरी आंखों के पर्दे उनके महमिल में। दोस्तों वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद मोहम्मद रफी की टीम ने एक गाना बनाया था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। दोस्तों भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफी को अपने घर में इस गीत को गाने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों 1950 से 1980 के बीच रफी साहब ने कई सुपरहिट गीत गाए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाई। परदेसियां से न अखियां मिलाना। दोस्तों मोहम्मद रफी ने अपनी बेहतरीन गायकी से सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार 6 बार प्राप्त किए, जो इस प्रकार है। दोस्तों वर्ष 1961 में मोहम्मद रफी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया वो गीत था का चांद हो। फिर वर्ष 1962 में जिस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो गीत था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। उसके बाद वर्ष 1965 में जिस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो गीत है चाहूंगा मैं तुझे। फिर अगले वर्ष यानी 1966 में मोहम्मद रफी साहब ने फिर फिल्म फेयर अवार्ड जीता, वो गीत है बहारों फूल
बरसाओ। दोस्तों फिर 2 साल बाद वर्ष 1969 में मोहम्मद रफी को दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर दिल के झरोखों में गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और फिर वर्ष 1978 में क्या हुआ तेरा वादा गाकर अपने समकालीन गायकों को पछाड़ते हुए मोहम्मद रफी ने फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था। दोस्तों वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दोस्तों मोहम्मद रफी ने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आसामी, कोंकणी, भोजपुरी, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली और उर्दू भाषा शामिल हैं। भारतीय भाषाओं के अलावा मोहम्मद रफी ने इंग्लिश, फारसी, अरबी, सिंगली, क्रियोल और डच भाषा में भी गीत गाए हैं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, खुश रहे तू सदा, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, रुत ये नजारे दिल मेरा मचलने लगा। गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। अपनी आदत है सबको सलाम करना। दोस्तों मोहम्मद रफी के महानतम गुण के बारे में आपको बता दें, पर्दे पर उनके गाने पर होठ हिलाने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज को ढालने की अद्भुत क्षमता थी मोहम्मद रफी साहब में। इस तरह से मेरी जिंदगी। दोस्तों निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई, जो मोहम्मद रफी के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे और उनसे अपनी कई हिट फिल्मों में गाने भी गवाए थे, उनसे जब महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की आवाज का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास भगवान की आवाज है तो वो मोहम्मद रफी हैं। मेरे राम। दोस्तों रफी साहब की मौजूदगी को करीब से महसूस करने के लिए अभी कुछ पल और द बॉलीवुड फाइल्स में आपको हमारे साथ रहना होगा। दोस्तों मोहम्मद रफी की याद में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था डाक टिकट। हुस्न से चांद भी शर्माया है। और दोस्तों हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीबीसी एशिया नेटवर्क के सर्वेक्षण में मोहम्मद रफी के बहारों फूल बरसाओ को सबसे लोकप्रिय हिंदी गीत चुना गया था। दोस्तों खाने पीने के शौकीन मोहम्मद रफी के बारे में म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन का कहना था कि जब भी मेरे गाने रिकॉर्ड होते मोहम्मद रफी भिंडी बाजार से हलवा लाते थे। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई। और दोस्तों रफी साहब हर सुबह 3 बजे उठ जाते थे, रियाज शुरू हो जाता था। 2.5 घंटे संगीत का रियाज करने के बाद वो बैडमिंटन खेलते थे। उन्हें पतंग उड़ाने का भी बड़ा शौक था। लेकिन दोस्तों शुरुआत में मुंबई में मोहम्मद रफी को चौल में रहना पड़ा था। वो सुबह 3:30 बजे उठकर रियाज करते थे और इसके लिए मरीन ड्राइव निकल जाते थे। दरअसल मोहम्मद रफी नहीं चाहते थे कि रियाज की वजह से चौल के आसपास रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत हो। मरीन ड्राइव पर ही सिंगर सुरैया का घर था। जब उन्होंने कई दिनों तक रफी साहब को वहां रियाज करते देखा तो एक दिन पूछा कि वो रियाज के लिए यहाँ क्यों आते हैं। इसके बाद मोहम्मद रफी ने उन्हें सारी बात बताई तो सुरैया ने अपने घर में ही एक कमरा रफी साहब को रियाज के लिए दे दिया था। दोस्तों फिल्म बैजू बावरा का भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को काफी मशहूर हुआ था उस जमाने में। आपको बता दें इस भजन के लिए म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब ने मोहम्मद रफी से बहुत मेहनत करवाई थी। भजन में कोई अशुद्धि न रह जाए इसके लिए नौशाद साहब ने बनारस से संस्कृत के एक विद्वान को भी बुलवाया था। दोस्तों मोहम्मद रफी की बात करें और पान का जिक्र न हो ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें मोहम्मद रफी साहब को पान खाने का बड़ा शौक था। ये शौक उन्हें जिस भी कारण से हो लेकिन ये उनकी गायकी के लिए फायदेमंद था। ये बात लोकप्रिय है कि मीठा पान खाने से आवाज में मधुरता बढ़ती है। आकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जान। मोहम्मद रफी साहब जब भी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचते तो वहां मौजूद मुनीरुद्दीन नामक शख्स रफी साहब को पान खिलाते। एक रोज रफी साहब ने मुनीरुद्दीन से कहा कि तुम पान की दुकान लगाओ, ये काम तुम बेहतर कर सकोगे। दोस्तों कहा जाता है मुनीरुद्दीन ने रफी साहब की बात सुनी और मुंबई से कोलकाता लौटकर पान की दुकान खोल ली। चूंकि हाथों में जादू था मुनीर मियां के इसलिए दुकान चर्चित हो गई। एक बार रफी साहब कोलकाता गाना रिकॉर्ड करने पहुंचे। यात्रा में भटकते घूमते मुनीरुद्दीन की दुकान पहुंच गए।
मुनीर को देखकर रफी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मुनीर से कहा, यार आज गला सही नहीं है, जरा मीठा पान लगाओ कि आवाज की तबीयत ठीक हो जाए। आज तक कोलकाता में मुनीर मियां की वो पान की दुकान मशहूर है और वहां दिन भर सिर्फ रफी साहब के गाने बजते रहते हैं। हम आज अपनी मौत का। दोस्तों, महान पार्श्व गायक केएल सहगल के अलावा मोहम्मद रफी जिन्हें अपना आदर्श मानते थे, उनमें जीएम दुर्रानी का नाम भी शामिल है। अपने करियर के पहले पड़ाव में मोहम्मद रफी अक्सर जीएम दुर्रानी की संगीत शैली का अनुकरण करते थे, लेकिन बाद में मोहम्मद रफी अपनी खुद की शैली से ही प्रसिद्ध हुए। सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की मौजूदगी को करीब से महसूस करने के लिए अभी कुछ पल और द बॉलीवुड फाइल्स में हमारे साथ रहना होगा आपको। दोस्तों, मोहम्मद रफी उदार हृदय व्यक्ति थे। कोई कभी उनके पास से खाली हाथ नहीं जाता था। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने नाम मात्र का मेहनताना लिया ताकि ये जोड़ी फिल्मी दुनिया में जम सके। दोस्तों, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। मोहम्मद रफी ने कम उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। बचपन में ही उनका परिवार गांव से लाहौर आ गया था। मोहम्मद रफी के बड़े भाई उनके लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। दोस्तों, मोहम्मद रफी के बड़े भाई की अमृतसर में नाई की दुकान थी। मोहम्मद रफी बचपन में इसी दुकान पर आकर बैठते थे। उनकी दुकान पर एक फकीर रोज आकर सूफी गाने सुनाता था। जब वे 7 साल के थे तो उन्हें उस फकीर की आवाज इतनी भाने लगी कि वे दिन भर उस फकीर का पीछा कर उसके गाए गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद कर खाना खाने या आराम करने चला जाता तो मोहम्मद रफी उसकी नकल कर गाने की कोशिश किया करते थे। वे उस फकीर के गाए गीत उसी की आवाज में गाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। और कोई जब उनकी दुकान पर बाल कटाने आता तो 7 साल के मोहम्मद रफी से एक गाने की फरमाइश जरूर करता। दोस्तों, मोहम्मद रफी के बड़े भाई मोहम्मद दीन के दोस्त थे अब्दुल हमीद। उन्होंने लाहौर में मोहम्मद रफी की प्रतिभा को पहचाना और रफी साहब को गाना गाने के लिए प्रेरित भी किया। इसके बाद 1944 में उन्होंने मोहम्मद रफी को मुंबई जाने में सहायता भी की थी। इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर। दोस्तों, मोहम्मद रफी 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्रोताओं में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी थे। उन्होंने छोटे मोहम्मद रफी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बंबई, वर्तमान में मुंबई बुलाया। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब अपने काम में इतने मशरूफ रहते थे कि उन्हें परिवार के लिए कम समय मिल पाता था, लेकिन जब भी वक्त मिलता वो उसे अपने परिवार के साथ बिताना ही पसंद करते थे। मोहम्मद रफी की पत्नी बिल्किस रफी का एक इंटरव्यू खूब चर्चा में आया था। इस इंटरव्यू में बिल्किस रफी ने कहा था, बच्चों को अपने अब्बा से एक शिकायत रहती थी कि वो उन्हें रिकॉर्डिंग्स, फंक्शन या फिल्मों की शूटिंग दिखाने लेकर नहीं जाते। अगर रफी साहब बच्चों के साथ फिल्म देखने जाते थे तो तब पहुंचते थे जब फिल्म शुरू हो चुकी होती थी और फिल्म खत्म होने से पहले ही वहां से निकल पड़ते थे। ऐसे में बच्चों को शिकायत होती थी कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि फिल्म शुरू कहां से हुई और खत्म कहां पर। दरअसल रफी साहब को किसी भी तरह की पब्लिसिटी पसंद नहीं थी और इस बात से बच्चों को चिढ़ होती थी। हालांकि इन छोटी मोटी शिकायतों को दरकिनार कर दें तो बच्चे अपने अब्बा पर जान छिड़कते थे। बिल्किस रफी ने आगे कहा था, रफी साहब बेहद साधारण इंसान थे। उनकी दुनिया उनके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। वो रिकॉर्डिंग से घर आते और घर से रिकॉर्डिंग के लिए जाते, यही उनका शेड्यूल था। वो बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। मोहम्मद रफी के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थी। मोहम्मद रफी को काम से प्यार था, लेकिन परिवार में उनकी जान बसती थी। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक हिस्सा वो भी था जिसके बारे में कभी भी उनके घर तक में बात नहीं की जाती थी। दरअसल ये बात मोहम्मद रफी की पहली शादी और पहली पत्नी से जुड़ी थी। जिस तरह दोनों अलग हुए थे और बाद में रफी साहब की
जिंदगी में जो बदलाव आए उसे रफी साहब ता जिंदगी भुला न पाए। लेकिन दोस्तों, इसका खुलासा मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी ने की। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफी साहब की पहली शादी का जिक्र किया है। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि बशीरा ने रफी साहब के साथ भारत में आने से मना कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दंगों में बशीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। इन दंगों से वो इतनी डर गई थी कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर में ही रुक गई, जबकि रफी साहब अपना कैरियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रहे। इस शादी से उनका एक बेटा शहीद हुआ था। 1944 में 20 साल की उम्र में रफी साहब की दूसरी शादी बिल्किस रफी के साथ हुई। रफी साहब के घर में उनकी पहली पत्नी का जिक्र नहीं होता था, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर कभी कोई इसकी चर्चा करता भी था तो बिल्किस बेगम और रफी साहब के साले जहीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। मोहम्मद रफी के लिए यकीनन पत्नी और बेटे को छोड़कर मुंबई आना और फिर से परिवार शुरू करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को स्वीकार किया और जिंदगी को फिर से खुशियों से भरने की पूरी कोशिश की। रफी साहब की दूसरी शादी से 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुई। रफी साहब के तीनों बेटे सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। हम बेखुदी में तुमको पुकारे। गानों की रॉयल्टी को लेकर भी मोहम्मद रफी का एक अजब और उदार रवैया था। इसको लेकर उनका गायिका लता मंगेशकर से विवाद भी हो गया था। लता मंगेशकर का कहना था कि गाना गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी की रॉयल्टी गायकों गायिकाओं को मिलना चाहिए, मगर उसूलों के पक्के रफी साहब इसके एकदम खिलाफ थे। वे मानते थे कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनका पैसा मिल गया तो बात खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस बात को लेकर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर में विवाद इतना बढ़ गया कि 1963 से 3-4 साल तक दोनों ने साथ में एक भी गीत नहीं गाए। लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू कर दिया था और मोहम्मद रफी ने उस दरमियान सुमन कल्याणपुरी के साथ जोड़ी बना ली थी। अब तो नीर बहा ले। दोस्तों, फिर एक लंबे अंतराल के बाद संगीतकार जय किशन की कोशिश से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने एक बार फिर से साथ में गाने को राजी हुए थे। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। दोस्तों, विवादों के बाद लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने जिस फिल्म के लिए पहला डुएट गाया वो फिल्म थी पलकों की छांव में। ठहरे पानी में। लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने पर अपने विरोध की वजह से मोहम्मद रफी फिर विवादों में घिर गए थे। शोर क्यों मचाती है ये पल। दोस्तों, 11 जून 1977 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लिखे एक पत्र में मोहम्मद रफी ने विरोध किया था कि लता मंगेशकर ने उनके मुकाबले कम गाने रिकॉर्ड किए हैं। दोस्तों, लेकिन मोहम्मद रफी की मृत्यु के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे स्पष्ट करते हुए लता मंगेशकर को मोस्ट रिकॉर्डिंग्स नाम दिया और 1991 में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों के लिए गिनीज बुक प्रविष्टियों को हटा दिया गया। किस बात पे रोना आया। दोस्तों, अचानक आए हृदय विकार की वजह से 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना अंतिम गाना आसपास फिल्म के लिए गाया था, जिसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, महान शख्सियत और श्रेष्ठ पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का अंतिम संस्कार जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। कहा जाता है कि यह मुंबई का एक विशाल अंतिम संस्कार था। उस दिन बारिश होने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक उम्दा फनकार के असमय चले जाने से प्रकृति भी अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी हो। दोस्तों, मोहम्मद रफी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार द्वारा मोहम्मद रफी साहब को सम्मान देते हुए 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की गई थी। दोस्तों, उस दिन रफी साहब के लिए हर कोई बेचैन और व्याकुल हो रहा था। भावुकतावश लोग उनकी कब्र से मिट्टी उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। शायद वे भूल रहे थे कि रफी साहब कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि दोस्तों, अपने गीतों की वजह से रफी साहब तो हर वक्त हमारे साथ हैं और पीढ़ियों तक साथ रहने वाले हैं। रफी साहब को मेरा शत शत
प्रणाम। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों के दोस्त आशुतोष का आभार। दोस्तों, नए वीडियो में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आप सब परिवार मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन चमत्कृत हो, शुभ हो। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना।